नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 76वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम 1916 में हुए लखनऊ अधिवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि 1916 के समय क्या परिस्थितियां रहीं जिनके माध्यम से भारत की आज़ादी के लिए जो कि मार्ग है वह प्रशस्त हुआ और किस प्रकार के जो परिवर्तन हुए जिनसे हम आगे बढ़ते हुए 1947 में आज़ादी को प्राप्त कर चुके थे। और समझने का प्रयास करते हैं आज के व्याख्यान के बारे में। लखनऊ अधिवेशन 1916 बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इसमें हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ वह इस महत्व से प्रमुख था कि इसमें 9 वर्षों के बाद गर्म एवं नरम दलों का सम्मेलन हुआ करता था। यानी ये सम्मेलन यहाँ पर हो रहा था कि इसमें नरम दल व गर्म दल एक साथ मिलकर एक टेबल पर बैठकर बात करने के लिए तैयार हुए थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये नरम दल व गरम दल का विभाजन कांग्रेस के अंदर ही हुआ था। एक कांग्रेस संस्था थी जिसमें लोग मौजूद हुआ करते थे। भारतीय लोगों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा था और हम देख सकते हैं कि कुछ नीतियों के चलते कुछ ऐसे नेता थे जो कि आसान तरीके से आंदोलन करके देश को आज़ाद कराना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे नेता थे जो क्रांतिकारी तरीके से और कठोरतापूर्वक अपनी बातों को सरकार के सामने रखना चाहते थे। इस प्रकार के नेताओं द्वारा दो प्रकार के गुट बने। एक गुट में जो नरम दल के नेता हुआ करते थे, लिबरल पार्टी के हुआ करते थे। दूसरे गुट में हम देख सकते हैं कि लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इनके द्वारा नगरम दल की स्थापना की जाती है और इनके द्वारा अपने कार्यों को यहाँ से 1907 ईस्वी से आगे बढ़ाया जाता है। और हम देखते हैं कि 1916 में जब यह अधिवेशन हुआ तो यहाँ पर ये दोनों गुट आमने सामने बैठकर यहाँ पर इन्होंने बातें की और समझने का प्रयास करते हैं कि जो भी बातें हुई वो क्या थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुए 1916 के समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद युद्ध में ब्रिटेन द्वारा पश्चिम एशियाई राष्ट्रों के प्रति अपनाई गई नीति। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब बंगाल विभाजन होता है तो इसके द्वारा भारत में ही इसके विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों से विरोध निकल कर आते हैं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। और हम आगे देख सकते हैं कि ब्रिटेन द्वारा पश्चिम एशिया यानी जो पश्चिम एशिया के जो देश थे उनके प्रति इनकी जो नीतियां थीं इस समय की, एवं विश्व युद्ध में तुर्की विरुद्ध अंग्रेज़ों की नीति यानी तुर्की के जो मुस्लिम हुआ करते थे उनके प्रति भारतीय मुस्लिमों की भावना जागृत होती थी और वो उनके समर्थन में हुआ करते थे। और इसी प्रकार तुर्की में हो रहे इनके साथ जो डिस्प्यूट, तुर्की का जो युद्ध विद्युतीय जो कि विश्व युद्ध हो रहा था, इस विश्व के युद्ध समय पर जो अंग्रेज़ थे वह तुर्की के साथ विरोध कर रहे थे या तुर्की के विरोध में थे, तो उसका असर भारत तक पड़ा। 1913 में मुस्लिम लीग की स्वायत्तता की मांग, यानी हम देख सकते हैं कि 1913 में यहाँ पर मुस्लिम लीग द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी कि हमारे लिए एक स्वायत्त शासी अलग से इनको सेपरेट धार्मिक आधार पर इनको सीटें दी जानी चाहिए या इनको स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। मुस्लिम लीग में अलूबंदु तथा जिन्ना जैसे नवयुवकों का आगमन, यह हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब अली बंधुओं एवं जिन्ना जैसे नवयुवकों का आगमन होता है तो इनके और अपने जो मुस्लिम वर्चस्व को बनाने की मांगें और भी जटिल हो जाती हैं। अंग्रेज़ों के प्रति मुसलमानों के हृदय में कटुता उत्पन्न कर दी। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो कारण थे जिस प्रकार के तुर्की में कारण चल रहे थे, तुर्की में हम समझ सकते हैं कि जो अंग्रेज विश्व युद्ध, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ उसके समय इस तुर्की के विरोध में हुआ करते थे। इसके परिणाम स्वरूप भारत में ही उनके प्रति कटुता उत्पन्न हुई और भारत के मुसलमानों ने जो कि अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह करने प्रारंभ कर दिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरी ओर अली बंधु आते हैं, जिन्ना जैसे नवयुवक आते हैं जो कि अंग्रेज़ों के विरोध में होते हैं और इसी कारण इनके प्रति अंग्रेज़ों के दिमाग में जो भी है कटुता उत्पन्न हो जाती है। आगे देखते हैं। इसी के पश्चात 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक साथ लखनऊ सम्मेलन हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि अब जब दो प्रकार की विचारधाराएं, यानी जो कि कांग्रेस हुआ करती थी वह भी अंग्रेजों के एक तरह से विरोध में ही थी, क्योंकि यह चाहते थे कि देश को किसी भी प्रकार से आज़ाद कराया जा सके, धीरे धीरे से स्वायत्तता प्राप्त की जा सके। और एक और हम देख सकते हैं कि दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा, जो कि मुस्लिम लीग है, उसके द्वारा भी विरोध किए जा रहे हैं, क्योंकि यह जो थे वो तुर्की में अपने समुदाय में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध यहाँ से आवाज़ उठा रहे थे। जब दोनों की एक जैसी नीति हो जाती है तो दोनों एक साथ 1916 में मिलकर आते हैं। यहीं हम देख सकते हैं कि 3 गुट मिलकर एक हो गए थे। यहाँ पर गरम दल भी वहीं पर आ गया था, नरम दल भी वहीं पर आ गया था, और मुस्लिम लीग भी यहीं पर आ गया था। अतः यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत की आज़ादी के लिए एक बहुत ही अच्छा यह समय कहा जाता है, इसलिए यह बहुत ही प्रमुख है और इसीलिए हम इसका अध्ययन विस्तार पूर्वक कर रहे हैं। अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। यहाँ से जो भी है वो प्रश्न आ जाते हैं, तो इस प्रकार की बातों को आपको नोट डाउन करना है कि 1916 में जो यहाँ पर अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार द्वारा यहाँ की अध्यक्षता की गई। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग की अध्यक्षता है वह अली जिन्ना द्वारा की जाती है। इस सम्मेलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों के परिणाम स्वरूप एवं राजनैतिक समझौता हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनी बेसेंट एवं तिलक के बारे में जो इनके द्वारा कार्य किए गए उनको हमने एक सेपरेट लेक्चर में समझा है और उसको आप देख सकते हैं। तो उन्हीं की स्वायत्त शासन की जो कि सपना हुआ करता था, उनकी जो मांग हुआ करती थी, इसके लिए उनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है और स्वायत्त शासन के लिए मांगें निरंतर की जाती हैं और देशव्यापी रूप से इनका जो कार्य होता है, उनके जो प्रयास रहे वह राजनीतिक रूप से जो भी प्रयास रहे वह इस अधिवेशन में सामने निकल कर आए। लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 सूत्रीय ज्ञापन दिए गए, 19 प्रकार की मांगों को रखा गया, जिसमें मुख्यतः प्रांतीय शासन को केंद्र से मुक्त करना था। जो भी प्रांतों का शासन था, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी भारतीय थे उनकी प्रेजेंस होने लगी थी और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा मांग की जा रही थी कि प्रांतीय जो भी केंद्रीय शासन है उसको प्रांतीय स्तर पर लाया जाए, अतः केंद्र से इसको मुक्त किया जाए। एकता के भय के कारण मॉन्टेग्यू घोषणा का सार्वजनिक रूप से की गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 गुटों की जो एकता होती है, इसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस एवं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के 2 गुट, गरम दल एवं नरम दल, और मुस्लिम लीग एक साथ निकल कर आती है। तो इसके कारण जो भी एकता का डर होता है वह अंग्रेजों में पैदा होता है और इस कारण माउंटेग्यू घोषणा इनके द्वारा लाई जाती है, जिसे हम माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, जो कि 1919 में लाया गया, सार्वजनिक रूप से लाई गई। यह हिंदू मुस्लिम एकता गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी परिलक्षित हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके बाद जो भी गांधी जी द्वारा एकता के लिए असहयोग आंदोलन चलाए गए, उसमें इसकी जो प्रयास किए गए थे, इसकी एकता निकल कर आई। जो भी 1916 का अधिवेशन हुआ, इसमें जो लोग एक साथ खड़े हुए थे, उन सब के जो भी प्रभाव थे वह असहयोग आंदोलन में देखे गए। आइए देखने का प्रयास करते हैं और बातों को। लखनऊ समझौते के दौरान तात्कालिक लाभ पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर कार्य हो रहे थे वह सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए कार्य किए जा रहे थे। इस कार्य के दौरान इन बातों को ध्यान में नहीं रखा गया कि आगे चलकर इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गरम दल यहाँ पर आता है तो उसकी बातों को भी इनको मानना पड़ा। और दूसरी बात यह होती है कि मुस्लिम लीग से भी एकता बढ़ाने के लिए उनकी कुछ मांगों के लिए स्वीकार कर लिया गया, जो कि आम जनता के हित में नहीं थी, परंतु हम देख सकते हैं कि इन सभी बातों को इनके द्वारा माना गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लखनऊ समझौते के दौरान तात्कालिक लाभ पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तात्कालिक लाभ का विशेष ध्यान दिया गया, यानी उस समय के अनुसार जो कि एकता की मांग चल रही थी उसी की ओर ध्यान दिया गया।
एवं दूरदर्शिता का अभाव रहा। यानी जो लंबे समय तक जो बातें चलने वाली थी भारत में, जो भी परिवर्तन आने वाले थे, इसके दुष्परिणाम निकल कर आने वाले थे, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। केवल और केवल इस चीज़ पर प्रयास किया गया कि यह किसी भी तरीके से इनको टेबल पर लाया जाए और एक साथ बैठकर बातें की जाएं। कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा एक बहुत ही बड़ी बात की जाती है। इसमें हम समझ सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन यानी सेपरेट चुनाव जो भी मुस्लिम जाति के लिए अलग होंगे और हिंदू जाति के लिए अलग होंगे, यानी सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन की मांग चल रही थी उसको स्वीकार कर लिया। इस कारण द्विराष्ट्र सिद्धांत का अनुकरण हुआ, यानी एक ही राष्ट्र में दो जातियों के लिए यदि चुनाव होते हैं तो इस प्रकार जो जो कि मतभेद उत्पन्न होते हैं, जो देश को तोड़ने की बातें होती हैं, यहाँ से शुरू हो जाती हैं। और हम देख सकते हैं भावी राजनीति में सांप्रदायिकता का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी जो राजनीति में जो कि हम आज के समय पर देख सकते हैं कि किस प्रकार जातिगत मतदान होता है, किसी जाति को लेकर चुनाव होते हैं और उसमें जातिगत रूप से हम देखा जाता है कि जो भी जाति संख्या में अधिक होती है उससे नेता निकल कर आते हैं और इसके कारण आज भी ये चीज़ विद्यमान है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भावी राजनीति यानी आने वाली राजनीति के लिए सांप्रदायिकता का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे देखते हैं, इस समझौते के द्वारा कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य एकता स्थापित हो गई, परंतु सामान्य जनता के मध्य स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई पढ़े लिखे लोग एक साथ बैठ जाते हैं तो किसी भी तरह से उन बातों को समझौते के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अब ये जो बातें यहाँ पर हो चुकी हैं उनको जनता तक समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो कि इम्प्लीमेंटेशन होना है किसी भी प्रोग्राम का वह टेबल पर नहीं होना है। इम्प्लीमेंटेशन हमेशा ही ग्राउंड लेवल पर होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ देश बनाने की बात हो रही थी और देश बनाने की बात में यह चीज़ ये लोग भूल गए थे कि इस चीज़ का प्रभाव आगे क्या पड़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस समझौते के द्वारा कांग्रेस तथा लीग के मध्य एकता स्थापित हो गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कांग्रेस और लीग के मध्य तो एकता स्थापित हो गई, उनकी बातें इनके द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई और कांग्रेस की लीग के द्वारा बातें एक्सेप्ट कर ली गई और लीग की बातें कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सामान्य जनता में इस प्रकार की एकता स्थापित नहीं होती है और ना ही इन लोगों के द्वारा इस प्रकार की एकता को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। कुछ लीडर्स की बातें उन पर एक तरीके से थोप दी जाती हैं ताकि हमने ये फैसला लिया है और आपके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं और यह बातें आपको भी स्वीकार करनी होगी। आगे देख सकते हैं इसके उद्देश्य सभा में इसका उद्देश्य जो भी यहाँ पर जो सभा हो रही थी इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से जो भी था उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 80% निर्वाचन सदस्य मताधिकार के आधार पर चुना जाना यह मांग रखी गई थी। और हम देख सकते हैं कि विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना, विधानसभा का क्षेत्र था वह बढ़ाया जाए, इस प्रकार की मांग और 80% निर्वाचित सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर की जाए, इस प्रकार की मांगें यहाँ पर रखी जा रही थी। लखनऊ समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने मुस्लिमों में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लखनऊ समझौता जो होता है इसके अंतर्गत कांग्रेस ने मुस्लिम में जो भी पृथक निर्वाचन की मांग है, जिसको हम पहले ही समझ चुके हैं कि इसको स्वीकार कर लिया जाता है। इस समझौते का तत्कालिक लाभ यह हुआ कि अल्पसंख्यक मुसलमानों के हृदय में बहुसंख्यक हिंदुओं का भय दूर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता सुदृढ़ हुई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर मांगे की जा रही थी, एक छोटा सा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या अधिक होती है और उनसे ही चुनकर एक नेता आना है, तो इस प्रकार की बात को सुनकर यह प्रसन्न हो जाते हैं और हिंदुओं के प्रति इनका स्नेह बढ़ता है। और उसी प्रकार जो भी अल्पसंख्यक मुस्लिम हुआ करते थे वह हिंदुओं के भय से मुक्त हो जाते हैं। और आगे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार हिंदू मुस्लिम एक तरह सुदृढ़ हो जाती है, जिसके कारण राष्ट्रीय चेतना को एक नई ताकत प्राप्त होती है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यह भेदभाव खत्म हो जाते हैं, जो कि वोटिंग उनको राइट मिल जाते हैं, कुछ पदाधिकारियों के लिए भी जो भी यहाँ पर अधिकारी जाने वाले थे, चुनकर नेता आने वाले थे, उनके लिए अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार को प्राप्त कर वह बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना में एक नई ताकत बनकर जो भारत उभरता है
जिस प्रकार सभी प्रकार के जो भी नेता हुआ करते थे वह ब्रिटिश सरकार के विपक्ष में आ जाते हैं, और यह जो प्रभाव थे 1916 के समय देखे गया है। इसीलिए यह जो बातें हैं यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और आप इन चीज़ों को याद रखिए। आशा करता हूँ कि छोटे छोटे से जो प्रयास हैं वह आपको समझ आ रहे होंगे, और साथ ही इसके अलावा हिस्ट्री के जो 76 लेक्चर हैं, इसकी भी उम्मीद है कि वह आप सब लोग देख चुके होंगे। और लेक्चर्स देखने के बाद मेरी एक बात आपको याद रखना है, पूरे लेक्चर्स होने के बाद आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो वो आपको एक हलवा लगेगी, और आसानी से उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। और परीक्षाओं की दृष्टि से ये इन्हीं सब चीज़ों से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको भी इनपुट करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।